और गोवा में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत मेरे सहयोगी मौजूद थे। प्रशांत, आपके पास आते हुए ये जानना चाहूंगी कि ये जो सॉफ्ट अप्रोच अचानक से शिंदे गुट का देखने को मिला है, दीपक केसरकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें रख रहे थे कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, निलंबन की मांग नहीं करेंगे, उनके बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा है? क्या कुछ पैचअप के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं? अभिलाषा, ये सवाल मेरे द्वारा ही पूछा गया था दीपक केसरकर से। मैंने दो सवाल पूछे थे उनसे, और एक पहला सवाल मेरा ये था कि स्पीकर पद के लिए, विधानसभा अध्यक्ष के लिए महाविकास आघाड़ी और खास तौर से शिवसेना ने अपना उम्मीदवार उतारा है। अब ऐसे में सबसे जरूरी बात यह आ जाती है कि व्हिप किसका लागू होगा? क्या आपके गुट का लागू होगा या फिर जो उद्धव ठाकरे गुट है उनका लागू होगा? तो अब इस पर दीपक केसरकर बात को घुमा गए कि ये कानूनी पहलू है और इसके लिए कोई कानूनी जानकार ही इसका सही जवाब दे सकता है। लेकिन हम अपने गुट के लिए अपनी तरफ से हम व्हिप जारी करेंगे, और विधानसभा में जो शिवसेना का नेता है, लीडर है, वो हमारे एकनाथ शिंदे हैं और उन्हीं के आधार पर आगे की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। लेकिन दोबारा सवाल मेरा यह था कि अगर आपके द्वारा जारी किए हुए व्हिप को जो उद्धव ठाकरे गुट के 16 विधायक हैं, जिसमें आदित्य ठाकरे भी हैं, अगर वो नहीं मानते हैं और संख्या बल के आधार पर आप स्पीकर का चुनाव कर भी लेते हैं, तो क्या जो बाकी के विधायक हैं जिसमें आदित्य ठाकरे भी हैं, क्या उनकी सदस्यता भंग करने की आप मांग करेंगे? तब इस पर दीपक केसरकर ने साफ कहा कि हम ऐसी कोई मांग नहीं करने जा रहे हैं। जब भी व्हिप जारी होता है और उस समय में अगर कोई एब्सेंट होता है या अगर नहीं आता है, तो उसके पास ये भी प्रावधान है कि वो अगले 15 दिन के भीतर उसका रिप्लाई कर सकता है और उसके आधार पर फिर आगे की चीजें होती हैं। लेकिन हम इन सब चीजों में नहीं जाना चाहते हैं, हम महाराष्ट्र के विकास की बात करना चाहते हैं। तो खुले तौर पे यही दीपक केसरकर थे जिन्होंने आज से 2-3 दिन पहले ये बात कही थी कि अगर व्हिप में बाकी के 16 विधायक नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आज उनका रुख बदला हुआ था और आदित्य ठाकरे का नाम लेकर जब सीधे तौर पर मैंने पूछा तो वो इस बात से एकदम मुकर गए कि वो हमारे नेता हैं, हम उनके खिलाफ ऐसा क्यों करेंगे। और कोई भी विधायक अगर नहीं आता है या एब्सेंट हो जाता है तो उसे 15 दिन के भीतर जवाब देना होता है, ये भी एक प्रावधान है। तो यानी कि क्लियर था कि वो किसी तरीके का भी टकराव इस समय जो समय की नजाकत है उसमें किसी तरीके का भी शिंदे गुट अपनी तरफ से टकराव लेना नहीं चाहता है। और वो अभी क्योंकि स्पीकर का चुनाव होना है और उनको मालूम है कि शिवसेना की तरफ से भी एक उम्मीदवार उतारा गया है बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ में, ऐसे में बहुत बड़ा एक जो दांव खेला है, उस दांव से निपटने के लिए पहले स्पीकर अपना हो, जिससे शिंदे गुट को ही विधानसभा के भीतर असली शिवसेना की मान्यता मिल सके। भले ही उनके पास में सिंबल ना हो, भले ही वो बाहर कुछ ना कर पाए, लेकिन विधानसभा के अंदर तो यह मामला तब तक चलता रहेगा जब तक इसका उच्चतम न्यायालय से या फिर विधानसभा के स्पीकर के फैसले के विरोध में जब उच्चतम न्यायालय जाएगा तो वहां से क्या निर्णय आएगा, उसके बाद यह सब चीजें चलेगी। लेकिन इन द मीन टाइम तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उस गुट को मान्यता मिल जाएगी। ऐसे में अब सवाल सिर्फ इतना यही है कि जब स्पीकर का चुनाव होगा तो उस समय व्हिप किसका लागू होगा और व्हिप किस तरह से माना जाएगा, क्योंकि इस पर भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि व्हिप हमने जारी किया था और दोनों गुट बोलेंगे कि व्हिप हमारा था। संख्या बल में भले ही स्पीकर बीजेपी का चुन लिया जाए, लेकिन यह मामला भी अब कोर्ट जाएगा और 11 जुलाई को इस पर भी सुनवाई होगी कि आखिर व्हिप किसका लागू किया गया। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम हो जाता है और इसका लीगल एस्पेक्ट देखना होगा। और ये जो जेस्चर सामने आया है दीपक केसरकर का, प्रशांत, ये बहुत ही अहम हो जाता है कि अभी महाराष्ट्र की सियासत की पिक्चर में अभी और क्या बाकी है। विनोद जगदाले मंत्रालय में मौजूद हैं। विनोद, अब कहा जा रहा है कि पोर्टफोलियोज बांटना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा शिंदे गुट के लिए। आज सभी मुंबई लौटेंगे, क्या लग रहा है? उससे पहले होमवर्क कर लिया गया है पोर्टफोलियोज को लेकर? देखिए अभिलाषा, पोर्टफोलियो से भी एक ज़रूरी खबर यहाँ पर यह है कि प्रशांत गुप्ता ने वहाँ पर एक खबर बताई है कि सीधा दीपक केसरकर ने कहा है कि हम 16 विधायकों के खिलाफ कोई नोटिस या कोई व्हिप जारी नहीं करेंगे। लेकिन मैं इस समय विधान भवन में मौजूद हूँ और जानकारी के लिए एक ब्रेकिंग आपको बता रहा हूँ
कि कल जब विधानसभा अध्यक्ष पद का वहाँ पर चुनाव होगा तो जब शिवसेना का गुट है यानी उद्धव ठाकरे का जो गुट है, उस गुट के जो नेता है अजय चौधरी, वो शिवसेना के सभी 55 एमएलए के लिए एक व्हिप जारी करने वाले हैं कि इस समय जो वोट है वो वोट शिवसेना के कैंडिडेट को किया जाए। और वो कैंडिडेट का नाम भी उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी वहाँ पर दायर कर चुके हैं। तो अब ये लड़ाई काफ़ी लंबी चलने वाली है। बड़ी खबर है कि कल यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके जो नेता है, गुट नेता है अजय चौधरी, कल व्हिप जारी करेंगे और शिवसेना का जो उम्मीदवार है, महाविकास आघाड़ी का जो उम्मीदवार है, उसके लिए वोट देने की वो बात कहेंगे। अगर ये वोट नहीं देते शिंदे गुट के 39 विधायक, एकनाथ शिंदे समेत बाकी सब, तो ये मामला लंबा चलेगा और कानूनी तौर पर ये मामला जो है लंबा खींचने वाला है। और अब उन पर कार्रवाई की मांग फिर अजय चौधरी विधानसभा अध्यक्ष के पास कर सकते हैं। यानी साफ है ये लड़ाई यहाँ थमने वाली नहीं है, ये लड़ाई काफ़ी लंबे तक जाने वाली है। जी, यानी कि अगर विनोद आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर को लेकर कानूनी लड़ाई अब शुरू हो जाएगी व्हिप को लेकर और अजय चौधरी व्हिप जारी कर देंगे, तो ऐसे में क्या लग रहा है फिर फ्लोर टेस्ट कैसे होगा? ये क्योंकि तिथि इसके लिए तय कर दी है राज्यपाल ने, 4 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले अगर ये जटिलताएं आ जाएंगी तो आगे क्या होगा? देखिए, किसी भी हाल में फ्लोर टेस्ट होगा और विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, लेकिन अब अजय चौधरी और शिवसेना ने, जो उद्धव की शिवसेना है, उन्होंने ये ठाना है कि कल जब सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव होगा तब 39 के समेत जो शिवसेना के जो भी उद्धव के जो विधायक मौजूद है, उन सभी 55 विधायकों के खिलाफ वहाँ पर अपना व्हिप जारी करने वाले हैं। 2 लाइन का व्हिप होगा और उस व्हिप का पालन करना होगा, ये हमें शिवसेना के नेताओं ने वहाँ पर बताया है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो पालन 39 विधायक, शिंदे सरकार के जो विधायक है, जो बागी विधायक है, वो अगर पालन नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कार्रवाई की मांग अजय चौधरी जो गुट नेता है उद्धव की शिवसेना के, वो सीधी मांग यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के पास कर सकते हैं। अब विधानसभा के अध्यक्ष ऐसे में क्या करेंगे? अब विधानसभा के अध्यक्ष इस पर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के पास फिर एकनाथ शिंदे गुट के जितने भी विधायक हैं वो पहुँचेंगे और वो कहेंगे कि हमारे गुट नेता एकनाथ शिंदे हैं, हमारे साथ 39 विधायकों का समर्थन है और शिवसेना के पास महज 16 विधायकों का समर्थन है, तो उन पर कार्रवाई की जाए, ना कि हम पर कार्रवाई की जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि कल किस प्रकार से हाउस चलता है। हाउस तो चलेगा, कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव है, तो उसके बाद ही सभी रणनीति और कौन व्हिप कैसे पहले जारी करता है, ये कल सुबह ही पता चलने वाला है। अभिलाषा, बिल्कुल, कौन व्हिप जारी करता है और कैसे आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये देखना बहुत अहम है। और दीपक मेरे सहयोगी फडणवीस के घर से लगातार लाइव है और हमें जानकारी दे रहे हैं। दीपक, आपसे हम समझना चाहेंगे कि अब ये जो स्थिति बनी है, आज मुंबई आ जाएंगे बागी विधायक, उनको क्या ब्रीफ किया जाना है? और बीजेपी का स्टैंड तो क्लियर रहेगा कि उन्हें शिंदे गुट के साथ जाना है, तो स्पीकर के चुनाव में बीजेपी का सपोर्ट बहुत अहम हो जाता है। क्या रणनीति आगे उनकी? बैठकों का दौर जारी है। कई जो महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए विधायक हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, सांसद पहुँच रहे हैं और मुंबई बीजेपी के नेता भी, प्रवीण दरेकर जैसे बड़े नेता हैं, वो भी देवेंद्र फडणवीस के साथ अंदर मौजूद हैं। कई घंटों से बैठक, तकरीबन 3 घंटों से बैठकों का दौर जारी है। अलग अलग विधायकों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। सांसद भी यहाँ से आने अब शुरू हो चुके हैं, यानी कि तैयारी बीजेपी की तरफ से पूरी की जा रही है कि आखिर स्पीकर का चुनाव हो या फिर फ्लोर टेस्ट हो, उसमें किस तरह से बीजेपी की एक अहम भूमिका होने वाली है। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी ने अपने विधायकों को भी यहाँ पर ताज होटल में बैठा कर रखा हुआ है। तो वह यहाँ पर भी ये समस्या एक बड़ी गंभीर हो गई है कि आखिर कितने पोर्टफोलियो किसको दिए जाने हैं। एकनाथ शिंदे गुट में अलग रस्साकसी चल रही है, बीजेपी गुट में एक अलग रस्साकसी चल रही है कि सभी को संतुष्ट रखा जाए और खुश रखा जाए। यही वजह है कि पोर्टफोलियो को लेकर भी जब एकनाथ शिंदे गुट यहाँ पर पहुंचेगा तो उससे भी देवेंद्र फडणवीस जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ उन तमाम विधायकों के साथ बैठेंगे और इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी कि जिससे कि कोई भी नाखुश ना हो। अगर नाखुश होता है तो ये एकनाथ शिंदे गुट के लिए भी उतना बड़ा झटका होगा और इसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस के लिए तो उससे बड़ा झटका होगा, क्योंकि एक झटका ये अजीत पवार के साथ पहले खा चुके हैं। तो कोई भी चूक नहीं बरतना चाहती है, ना ही देवेंद्र फडणवीस ना ही एकनाथ शिंदे। यही वजह है कि गोवा में बैठकों का दौर जारी है और देवेंद्र फडणवीस
फडणवीस के घर पर भी बैठकों का दौर लगातार पिछले 3 घंटों से चल रहा है। इसके बाद शाम को एक बैठक भी होनी है, उसमें तमाम जो रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है उस पर भी अपने विधायकों को बताया जाएगा। जी बिल्कुल। और दीपक, ये देखिए कि दीपक केसरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल साफ कर दिया है कि नरम रहेंगे वो, आदित्य ठाकरे और बाकी विधायकों के साथ निलंबन का प्रस्ताव नहीं रखेंगे। दूसरी तरफ दीपक, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि एक तरफ जहां फडणवीस ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है, वो महसूस किया जा रहा है महाराष्ट्र में कि वो उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो क्या पोर्टफोलियोज में तो वो कॉम्प्रोमाइज करने के मोड में बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। इसे कैसे हैंडल करता है शिंदे गुट, ये देखना अहम हो जाएगा। जी आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल भी पोर्टफोलियो से समझौता नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में 2024 में चुनाव होना है, बीएमसी का इलेक्शन सर पर है। वैसे में पोर्टफोलियो से समझौता बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ तक कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्रालय है वो भी अपने पास रखेंगे। इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास रखा था। गृह मंत्रालय रखने का मतलब साफ हो जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी पकड़ उस तरह से बनाना, और प्रशासन पर भी, चाहे वो पुलिस महकमा हो या अन्य प्रशासन हो, उस पर एक पैनी नजर बनाने के लिए गृह मंत्रालय का पोस्ट जो है देवेंद्र फडणवीस किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह के घटनाक्रम सामने आए थे, देवेंद्र फडणवीस से समेत तमाम जो कुछ अधिकारी थे उन पर भी आरोप लगाए गए थे महाविकास आघाड़ी के द्वारा, खासतौर पर शिवसेना के द्वारा, जिसमें रश्मि शुक्ला जो टेप कांड हुआ था, जिसमें वो आईपीएस थी और सीआईडी स्टेट एसआईडी की वो चीफ थी, और उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाया गया था शिवसेना के द्वारा कि एकनाथ खड़से और संजय राउत की फोन टैपिंग कराई गई थी। इसके न सिर्फ इनके साथ साथ बल्कि कई और बड़े नेताओं की भी फोन टैपिंग देवेंद्र फडणवीस के कहने पर कराई गई थी जब वो मुख्यमंत्री थे। और रश्मि शुक्ला को जब महाविकास आघाड़ी सरकार आई तो उसमें महाविकास आघाड़ी ने रश्मि शुक्ला को घेरना शुरू कर दिया, एफआईआर दर्ज करा दी, उनका बयान दर्ज कराया गया, चार्जशीट 6500 से ज़्यादा पन्नों की दाखिल की गई, उनके 2 से 3 बार बयान दर्ज कराए गए। तो आप समझ सकती हैं कि जो आरोप लगाए गए थे कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने फ़ोन टैपिंग कराई, तो गृह मंत्री जो होता है महाराष्ट्र में, खासतौर पर किसी भी स्टेट की बात की जाए, गृह मंत्रालय अगर जिसके हाथ में होता है तो उससे सिस्टम को चलाना, राजनीति में अलग विस्तार पर ले जाना, अपनी पूरी टीम को, अपनी बीजेपी को या अपने धड़े को, वो बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए गृह मंत्रालय किसी भी सूरत में देवेंद्र फडणवीस जो हमारे सूत्र बता रहे हैं नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि वो अपने पद जो डिप्टी सीएम है उसको लेकर वो पहले ही शुरुआती प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहूंगा, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई के लिए मैं काम करता रहूंगा। आला कमान के आदेश के बाद उन्हें डिप्टी सीएम का पद लेना पड़ता है। उनकी नाराजगी उनके चेहरे पर, उनका हाव भाव जिस तरह का उस दिन था शपथ विधि में, वो साफ तौर पर जाहिर है। लेकिन अभी चुनौती देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत आगे है, क्योंकि किसी भी तरह की एक चूक होती है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे की बात की जाए, वो रात भर मुंबई में रहते हैं, देर रात को यहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद जाकर गोवा में बैठक करते हैं। यहाँ पर भी बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि अभी भी आप मानिए कि शिवसेना हो या फिर शरद पवार हो, एनसीपी चीफ, कोई भी चूक छोड़ना नहीं चाहेंगे। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी भी कई घंटों का खेल है और बहुत कुछ हो सकता है। यही वजह है कि विधायक यहाँ पर नहीं लाए जा रहे हैं। बीजेपी के विधायकों तो यहाँ तो होटल में रखा गया है, वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है कि अब कभी भी अगर कोई चूक हो गई, क्योंकि शिवसैनिक जो है वो भावुक होते हैं, और महाराष्ट्र के शिवसैनिक इस तरह के हैं कि अगर कहीं जो 30-40 सालों से बाला साहेब के समय से जुड़े हैं, मातोश्री से जुड़े हैं, सेना भवन से जुड़े हैं, उनकी भावनाओं विचारों से जुड़े हैं, तो कहीं अगर टूट हो गई, कहीं वो भावनात्मक खेल खेल दिया गया शरद पवार या शिवसेना के द्वारा और उसमें से 5-6 भी निकल गए, तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए लगातार कोशिश आजमाइश की जा रही है कि सभी को खुश रखा जाए। पोर्टफोलियो को लेकर भी सभी को खुश रखने की कोशिश की जाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब फ्लोर टेस्ट होता है, मंत्रालय का गठन किया जाता है, अलॉट किया जाता है, तो उसमें कितने खुश होते हैं, कितने नाराज होते हैं। और यही मौका होगा शिवसेना और एनसीपी और महाविकास आघाड़ी के पास कि जो नाराज होंगे उन्हें किसी भी तरह से अपने पाले में लाकर एक बार फिर से रणनीति बदल दी जाए और महाविकास आघाड़ी की सरकार ली जाए। लेकिन कोशिश देवेंद्र फडणवीस इस वक्त लगातार कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई चूक ना हो पाए। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस पर इस वक्त जिम्मेदारी बड़ी है, एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किया है, लेकिन अब सरकार में बने रहने के लिए कैसे वो रणनीति बनाते हैं, अपर एज बीजेपी को मिले, जो टारगेट है उनका, ये देखना अहम हो जाएगा। इंद्रजीत बीजेपी दफ्तर पे मौजूद है। इंद्रजीत, जल्दी से आपसे भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी दफ्तर से क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि हैदराबाद में भी कार्यकारिणी बैठक चल रही है और फिर यहाँ महाराष्ट्र में सब कुछ बड़ा होने वाला है। कल विशेष सत्र, उसके बाद फ्लोर टेस्ट, बीजेपी की तरफ से क्या मंथन?
जी बिल्कुल बीजेपी अपने विधायकों को आज शाम को समझाएगी और साथ में दोनों शिंदे गुट और बीजेपी के विधायकों की संयुक्त बैठक हो रही है ताज होटल में, और वहां पर समझाया जाएगा कि किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में आपको वोट करना है, क्या सावधानियां बरतनी है। इसके बाद व्हिप जारी होता है तो उसका पालन कैसे करना है। इसके अलावा जो फ्लोर टेस्ट होगा उसके एक दिन बाद ही उसमें टाइम नहीं मिलेगा समझाने के लिए दोबारा, तो फ्लोर टेस्ट में किस तरह से जाना है, फ्लोर टेस्ट में किस तरह से बैठना है, कहाँ आपका स्थान होगा, किसको आपको वोट देना है, ये सारी चीजें बारीकियां बताई जाएगी। आप देखते हैं कि कोई भी चुनाव बड़ा होता है तो सारी जो पार्टियां होती हैं अपने अपने विधायकों को समझाती हैं कि किस तरह से वोट करना है, कैसे करना है, और फिर भी कोई न कोई विधायक एक आध बार गलतियां कर देता है। आपने राज्यसभा में देखा होगा, राज्यसभा की वोटिंग में 2 विधायकों का वोट कैंसिल होने वाला था, लेकिन आखिरी में 1 विधायक का वोट कैंसिल हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इन बारीकियों पर भी ध्यान दिया जाएगा कि कहीं टेक्निकल तौर पर चूक न रह जाए। साथ ही हौसला भी बढ़ाया जाएगा। दोनों पार्टियों के जब विधायक एक साथ आएंगे तो जो बड़े नेता हैं दोनों पार्टियों के, चाहे एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, वो मार्गदर्शन करेंगे और बताएंगे किन परिस्थितियों में वो सरकार बना रहे हैं, किस तरह से आगे जाना है। पोर्टफोलियो से बिल्कुल इंद्रजीत, तो सभी पार्टी इस वक्त रणनीति बनाने में जुटी हुई है, और खासतौर पर बीजेपी और शिवसेना की बात करें तो उनकी रणनीति बेहद अहम हो जाती है, न सिर्फ स्पीकर के चुनाव को लेकर बल्कि फ्लोर टेस्ट से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।